नमस्कार, मैं निर्दोष मोजेस और आपके बीच में उपस्थित हूँ आवाम की बात को लेकर। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ खबरें जिनको आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक गई हैं और उनके रिज़ल्ट क्या निकले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर के मुखिया की। घर का मुखिया अगर खर्चीला हो तो घर कैसे चलेगा। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी। 13,464 करोड़ के 2 जहाज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगाए हैं, जिसमें एक जहाज़ जो 8,600 करोड़ रुपए का है वो भारत पहुंच भी चुका है। इन जहाज़ की विशेषता सिर्फ इतनी है कि ये जहाज़ को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों पीछे रहे? हमारा देश क्यों पीछे रहे? एक विश्व में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति ऐसे जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, और एक भारत जो विश्व में गिरती हुई जीडीपी के मामले में 24 यानी -24 पर पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री वही जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जहाज़ अमेरिकी राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हुई एक जहाज़ की खासियत। अब अगला जहाज़ जो दिसंबर में डिलीवरी होगा वो भी अमेरिका से आएगा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री सफ़र करेंगे। वैसे एक बात और बता दूं, पिछले काफ़ी महीने से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर नहीं गए हैं, तो उनका मन थोड़ा चंचल हो रहा होगा, संकुचित हो रहा होगा कि वो कब से देश से बाहर नहीं गए हैं। इसलिए अब उन्होंने एक ऐसा जहाज़ मंगा लिया है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ही इस्तेमाल करते हैं, और अब दूसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करेंगे। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं अगर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लॉकडाउन में जब हमारे देश में मरीजों की संख्या 60 लाख पार कर चुकी है, देश में त्राही है, भुखमरी का दौर चल रहा है, रोजगार के लाले पड़ रहे हैं, करोड़ों रोजगार जा चुके हैं, कंपनियां बिक रही हैं, ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे महंगे जहाज़ों को खरीदकर उसमें यात्रा करने की सोच रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात को, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सबसे महंगे जहाज़ में भी जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हाथरस की। यहाँ पर भीम आर्मी पर आरोप लग रहा था, जैसे कि हमने पिछले दिनों मीडिया में भी देखा था, जिसमें अमीश देवगन लगातार आरोप लगा रहे थे चंद्रशेखर रावण पर कि वो हाथरस मामले में दंगा फैलाना चाहते थे। उन्होंने पीएफआई नामक संस्था से फंडिंग भी ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईडी की रिपोर्ट आ गई है जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी को क्लीन चिट दे दी है कि उसका कोई संबंध पीएफआई से नहीं है। ऐसा कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला है जिससे कि ये कहा जाए कि वो पीएफआई से फंडिंग ले रही थी और हाथरस में दंगा कराने के लिए उत्सुक थी। फिलहाल मीडिया कर्मियों को ये चीज़ें सोच समझकर बोलनी चाहिए और मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। किसी पर भी लगातार झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि वो ऐसा है या उसने ऐसा किया है या वो दंगा फैलाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष भी अपनी राजनीति करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो दंगा कराकर ही राजनीति करे। तीसरी बात हम बताना चाहते हैं महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना की प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने आरोप लगाया है और गृह मंत्री से शिकायत भी की है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है उसको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर 80,000 फर्जी अकाउंट चल रहे हैं। ये अकाउंट तब से शुरू हुए हैं जब से कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार चर्चा में आई है, उद्धव सरकार बनी है और पालघर मामला आया है, तभी से ये 80,000 अकाउंट जो हैं लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जहर उगलते दिखाई पड़ते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इन जो 80,000 अकाउंट हैं इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। चौथी खबर है तबलीगी जमात को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मीडिया यानी गोदी मीडिया को
फटकार लगाते हुए कहा है कि उसने तबलीगी जमात को बेवजह बदनाम किया। आपको बता दें कि मीडिया ने सहारनपुर में जब तबलीगी जमात के लोग के अस्पताल में भर्ती थे तो वहाँ पर यह आरोप लगाया था कि तबलीगी जमात के लोग नॉन वेज ना मिलने से खफा हैं और गाली गलौज कर रहे हैं और खुले में शौच कर रहे हैं। मीडिया ने यहाँ पर एक तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार तबलीगी जमात को बदनाम भी किया था, जबकि जहाँ पर तबलीगी जमात के लोग ठहरे थे निज़ामुद्दीन में, उसके ठीक सामने निज़ामुद्दीन थाना भी मौजूद था। अगर ऐसा था तो निज़ामुद्दीन थाने की पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया कि तबलीगी जमात को गिरफ्तार किया जाता उन लोगों को और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। तो इसमें पुलिस भी बराबर की दोषी है कि उसने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर किस लिए मीडिया ने लगातार मीडिया ट्रायल चलाया और तबलीगी जमात को एक तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से उसको बदनाम किया। बाद में कोर्ट ने तबलीगी जमात को क्लीन चिट दे दी कि उनका मंशा ऐसी नहीं थी कि वो जबरन यहाँ पर कोरोना फैलाते। लेकिन मीडिया के जो एक अलग वर्ग है उसने लगातार, और सरकार के कुछ नुमाइंदों ने लगातार तबलीगी जमात पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और उनको बेहद गलत तरीके से पेश किया, जो कि भारत में निंदनीय है। और मुसलमानों की एक ऐसी फिजा यहाँ पर बन गई देश में कि लोग हिंदू और मुस्लिम की बात करने लगे। यहाँ तक कि सब्जियाँ और फल की दुकानों पर भी झंडे लगा दिए गए, और ताकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो सिर्फ झंडे लगे जो ठेले हैं, फल विक्रेता हैं या सब्जी विक्रेता हैं, उनसे ही सब्जियां खरीद सकें। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था, जो देश में एक अजीब सी लहर आ गई थी। यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी होगा कि ये ऐसा 2014 के बाद से लगातार देखने में आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम के लगातार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ कारण नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाए। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, जहां पर हम बताना चाहते हैं कि देश में लगातार बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सियासत जो हो रही है वो सिर्फ हाथरस पर हो रही है और कहीं पर भी सियासत नहीं हो रही है। ना कोई विपक्ष का नेता जा रहा है, ना कोई और जा रहा है, ना ही मीडिया दिखा रही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जब बलरामपुर में भी सिर्फ उसी तरीके का एक दुष्कर्म होता है और युवती की वहाँ मौत होती है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल वहाँ पर नहीं पहुँचा, ना ही किसी ने वहाँ के बलरामपुर को लेकर सियासत की और ना ही किसी मीडिया ने वहाँ के बारे में कुछ बताया। दुष्कर्म हुआ, एक खबर, छोटी सी खबर आई और खबर चलना बंद हो गई। यही हाथरस में 6 वर्षीय बालिका थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसकी मौत हो जाती है दिल्ली में, उसके बारे में भी किसी ने चर्चा नहीं की, ना ही उसको ये माना, जबकि हाथरस में पूरा विपक्ष और पूरा मीडिया लगातार मौजूद रहा। अभी हम आपको बता देते हैं कल की घटना जो कि उन्नाव में हुई है। यहाँ पर युवती के साथ बलात्कार होता है, चलती कार में बलात्कार होता है और वो उसे उन्नाव लखनऊ हाईवे पर फेंक के चले जाते हैं। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने पुलिस की सहायता से युवती को अस्पताल पहुँचाया। युवती का साफ दिखाई दे रहा है कि उसके चेहरे पर उन हैवानों ने दांतों से काट रखा है। यही हाल हम आपको छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की बताते हैं, जहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म करते हैं 7 लोग। ये हैवानों ने उस युवती को इतना परेशान कर दिया कि उस युवती ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित पिता जब पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस ने एक भी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की तब पुलिस हरकत में आई और उन 7 हैवानों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। यहाँ पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि जब वक्त होता है तब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर कार्रवाई करती तो हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाएं नहीं आती प्रकाश में। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर मीडिया का झूठ भी सामने आया है और मीडिया 2 फाड़ हो चुकी है, यानी 2 हिस्से हो चुके हैं मीडिया के। लेकिन ये मीडिया की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर यह कहना ज़रूरी होगा कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती जेल से छूटती हैं, उसके अगले ही दिन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ये बताया कि मीडिया में
टीआरपी का एक बहुत बड़ा खेल होता है। इसमें 2 छोटे चैनल और एक बड़ा चैनल जो देश का नंबर 1 चैनल है उसका नाम सामने आ रहा है, यानी कि रिपब्लिक भारत, आर भारत, जिसके मालिक हैं अर्नब गोस्वामी। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो टीआरपी को खरीद रहे हैं। अब मामला क्या है इसके बारे में हम आपको पूरी बात बताते हैं कि जो टीआरपी का चक्कर है वो मात्र 2000 घरों से संचालित होता है। टीआरपी की जो कहानी है वो कुछ घरों से शुरू होती है जहां पर 500 रुपये में वो ग्राहक बिक गए जो कि ऐसा मतलब टीवी के उपभोक्ता हैं। उनको रिपब्लिक भारत ने 500 रुपये दिए ताकि वो उनका चैनल देखते रहें। यहीं से टीआरपी जो है बताई जाती है। इन्हीं घरों से टीआरपी का जो संबंध होता है, टीआरपी बताई जाती है, कौन नंबर 1 है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो नंबर 1 बन जाता है। यहाँ पर एक बात होती है, जो टीआरपी का चक्कर है, टीआरपी के चक्कर से ही विज्ञापन का रेट तय होता है। यानी जो विज्ञापन मिलता है टीवी चैनलों को वो टीआरपी के अनुसार ही मिलता है। जो जितना टीआरपी में नंबर 1 नंबर 2 होगा उनके हिसाब से वैसा ही विज्ञापन का रेट होता है। तो यहाँ पर एक बात और इधर बता दें कि रिपब्लिक भारत के जो मालिक हैं अर्नब गोस्वामी, वो इंडिया टुडे पर भी आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया टुडे पर भी तो जो टीआरपी चोरी करने का आरोप है, टीआरपी खरीदने का आरोप है, वो उस पर भी है। लेकिन यहाँ मुंबई पुलिस ने ये साबित किया है, बताया है कि इंडिया टुडे के ऊपर कंप्लेन आई थी, जिसकी कंप्लेन दर्ज की थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं पाया था इंडिया टुडे के बारे में और वो साफ सुथरी छवि के साथ वापस हो गया और ये केस को ख़त्म कर दिया गया था। ऐसे में ये बात बताई जानी ज़रूरी है कि क्या खबरें भी बिकती हैं, क्या खबरों पर भी इस तरह की जो हेरा फेरी चल रही है, हेरा फेरी का मामला आया है, वो चलता है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने जो अर्नब गोस्वामी के जो समकक्ष अधिकारी हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। यहाँ पर ये हम आपको बता देना चाहते हैं, जो 2 और चैनल हैं उनके मालिकों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अर्नब गोस्वामी की भी गिरफ्तारी तय है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन खबरों में सिर्फ इतना ही। आवाम की बात में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मोजिस न्यूज़ मतलब हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तुरंत देख पाएंगे।